तो आइए आज मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर उठ रहे सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम श्याम शर्मा है। श्याम शर्मा शो में आपका स्वागत है। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए, हम एक ऐसे सिचुएशन में जी रहे हैं जहां पे हर एक चीज से लेफ्टिस्टों के पिछवाड़े में जलन होने लगती है। हर एक चीज पे इनके पिछवाड़े में इनको आग लगने लगती है। डॉक्टर साहब, ये क्या है? क्यों इनका पिछवाड़ा इतना जल रहा है? देखिए शर्मा जी, सेक्युलराइटिस जो बीमारी है उसका ये बहुत बड़ा सिम्टम है, पिछवाड़े का जलना। देखिए, ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर आप किसी को जानते हैं जो सेक्युलराइटिस से जूझ रहा है, जिसका पिछवाड़ा जल रहा है, तो प्लीज देर ना करें, इंतजार ना करें, उनको कहें कि जल्द से जल्द इस नंबर पर फोन करें 1-800-ASH-BURN 1-800-ASH-BURN। जल्दी से जल्दी उनको कहें कि इस नंबर पर फोन करें ताकि उनका इलाज हो सके ठीक से। ये सूचना जनहित में जारी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, वेरी गुड इंफॉर्मेशन। तो आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इनका पिछवाड़ा जल क्यों रहा है इतना। अब जल इसलिए रहा है क्योंकि हाल में ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा में पास हो गया और अब राज्यसभा की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक ऐसा बिल है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को, यानी हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसियों को भारत में सिटीजनशिप लेने की अनुमति देता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये बिल अभी कानून बनने के लिए इसको राज्यसभा में भी पास होना जरूरी है। तो ये अभी राज्यसभा में जा रहा है और राज्यसभा में देखिए बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो पता नहीं राज्यसभा में ये बिल पास होगा या नहीं। तो जब वो समय आएगा तब देखा जाएगा। बहरहाल हम ये देखते हैं कि ये जो सेक्युलराइटिस के पेशेंट हैं ये इतना नाराज क्यों है, ये इतनी ताबड़तोड़ कोशिश क्यों कर रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को रोकने के लिए। तो मैंने सोचा कि आइए आज इनके कुछ सवाल देखते हैं और इनकी जलन को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सवाल पूछती हैं आरफा मैडम जी। आरफा मैडम जी कहती हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है ये भारत के कैरेक्टर को बदल देगा। मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, मुसलमान अपनी आंखों के सामने सेकंड क्लास सिटीजन बन रहे हैं। ये सब हिंदुओं के नाम पर हो रहा है। हिंदुओं को, भारत को बचाना बहुत जरूरी है। तो यार ये मुझे बताइए कि भारत में मुसलमान जो है वो सेकंड क्लास सिटीजन कैसे बन रहे हैं? इस बिल से भारतीय मुसलमानों पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस बिल का भारत के सिटीजन्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल बनाया गया है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के सिटीजन्स के लिए। तो जब भारत के मुसलमानों पर इस बिल का कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो वो सेकंड क्लास सिटीजन कैसे बन गए भैया? उसके बाद फिर असदुद्दीन ओवैसी आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में बोल रहे हैं कि स्पीकर जी, मैं आपसे अपील करता हूं, इस देश को इस कानून से बचा लीजिए, इस होम मिनिस्टर को बचा लीजिए, वरना इस होम मिनिस्टर का नाम हिटलर और डेविड बेन गुरियन के लिस्ट में गिना जाएगा। यार देखिए, ऐसी बातें आपके मुंह से ठीक नहीं लगती, शोभा नहीं देती बिल्कुल भी, क्योंकि आप हिटलर की बात कर रहे हैं, आप फैशिज्म की बात कर रहे हैं और आप ही की पार्टी थी जिसने कुछ साल पहले ये धमकी दी थी तस्लीमा नसरीन को कि हम तस्लीमा नसरीन का गला काट देंगे, तस्लीमा नसरीन को मार डालेंगे अगर तस्लीमा नसरीन ने अपनी फ्री स्पीच का इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो एक तरफ आप फैशिज्म चिल्लाते हो, दूसरी तरफ आप दूसरों की फ्री स्पीच को बंद करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। यार खुद को पोलियो हो रखा है और दूसरों को लंगड़ा बोल रहे हो बे, कुछ तो शर्म किया करो यार। फिर आते हैं पार्ट टाइम बुजुर्ग स्टूडेंट और फुल टाइम क्रांतिकारी उमर खालिद। उमर खालिद कहते हैं कि जो टू नेशन थ्योरी है ये सबसे पहले वीर सावरकर ने दी थी, उसके बाद इसको वीर सावरकर से जिन्ना ने लिया था। तो इसका बहुत बढ़िया जवाब दिया है ट्रू इंडोलॉजी ने। ट्रू इंडोलॉजी ने कहा कि भैया सर सैयद अहमद खान ने 1876 में टू नेशन थ्योरी के बारे में बात की थी। 1876 में सावरकर पैदा भी नहीं हुए थे। टू नेशन थ्योरी जो है वो भारत के मुस्लिम्स में सावरकर के बहुत पहले से चलती आ रही है। फिर आए ध्रुव राठी जो आकर कहते हैं कि भैया पार्टीशन जो है वो धर्म के आधार पे नहीं हुआ था। Ladies and gentlemen, we got him.
तब जब इनकी ट्रोलिंग होने लगी सोशल मीडिया के ऊपर, तब ध्रुव जी ने ये ट्वीट डिलीट किया और फिर एक नया ट्वीट लिखा। उन्होंने ये लिखा कि सच्चाई ये है कि जो हिंदू महासभा जो है और जिन्ना दोनों ने धर्म के आधार पर पार्टीशन को सपोर्ट किया था, सिर्फ एक कांग्रेस थी जो पार्टीशन के खिलाफ थी। फिर से इनको ट्रू इंडोलॉजी ने लपड़ मारा। ट्रू इंडोलॉजी ने कहा कि बेटा, अंबेडकर ने खुद ये कहा है कि सावरकर ने और हिंदू महासभा दोनों पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे और उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ कोशिश की कि पाकिस्तान ना बने। फिर उसके बाद डीएमके के लीडर दयानिधि मारन कहते हैं कि भाई इंडिया जो है ये यूरोपियन देशों से और अमेरिका से डरता है, इसलिए इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में क्रिश्चियंस को भी इंक्लूड किया है। तो भैया दयानिधि मारन खुद कहते हैं कि यूरोपियन देशों को और अमेरिका को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तानों के क्रिश्चियनों की परवाह है। तो जब इतने दूर बैठे हुए देशों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के क्रिश्चियनों की परवाह हो सकती है, तो भारत के लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों की परवाह नहीं हो सकती? क्या भारत को दुनिया के हिंदुओं की परवाह नहीं हो सकती? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। फिर सवाल उठता है कि भाई मुसलमानों का क्या? मुसलमान क्यों नहीं आ सकते और मुसलमानों को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में? अरे भाई इसलिए क्योंकि इन देशों के मुसलमान जो हैं वो इस टू नेशन थ्योरी में विश्वास रखते हैं। वो इन कुफार हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते थे और इसलिए 1946 के इलेक्शंस में 90% से ऊपर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया था। तो भाई अगर आप भारत के टुकड़े करके सिर्फ मुसलमानों के लिए एक देश बनाना चाहते थे, तो भाई रहिए उस देश में, मौज कीजिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय। आदित्य मेनन कहते हैं कि अमित शाह कहते हैं कि मुसलमानों का प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा रहा है पाकिस्तान में, तो बलोचों का क्या, शियाओं का क्या, अहमदियों का क्या? तो बलोच, शिया और अहमदिया क्यों नहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में इंक्लूड किए जाते हैं? पहले बात करते हैं बलोचों की। बलोचों को देखिए भारत नहीं आना, बलोचों को अपना इंडिपेंडेंट देश चाहिए बलोचिस्तान, तो उनके लिए वहां काम किया जाए। दूसरा, शिया और अहमदिया को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है? तो भैया शिया और अहमदिया भी जो हैं वो सुन्नी मुसलमानों की तरह कुफारों के साथ भारत में नहीं रहना चाहते थे। शिया और अहमदिया जो हैं उन्होंने भी बड़ी मात्रा में पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया था। पाकिस्तान बनाने के एक सबसे बड़े प्रचारक थे मोहम्मद जफरुल्लाह खान, जो कि एक अहमदिया थे। उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन लिखा था 1940 में, जिससे पाकिस्तान बनाने का आइडिया आया था और मोहम्मद जफरुल्लाह खान को अहमदिया कम्युनिटी से बहुत सपोर्ट भी मिलता था। जफरुल्लाह खान पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर भी बने थे और उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था यूएन में कश्मीर इशू पर। तो भाई जब शिया और अहमदिया कम्युनिटी को पाकिस्तान बनाने का इतना शौक था तो ठीक है, अब आप इसको कर्म कहिए या जो भी कहिए, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि जिस देश को बनाने के लिए अहमदिया ने इतनी मेहनत की थी और शियाओं ने इतनी मेहनत की थी, वही देश अब उनके लिए नरक बन चुका है। तो ये हिंदुओं को कुफार कुफार बोला करते थे और अब सुन्नी अपने ही देश में इनको कुफार कुफार बोलते हैं। अब भाई देखिए, अगर इनको मदद चाहिए तो कई ऐसे इस्लामिक देश है पूरी दुनिया में जहां पर कोई भी कुफार नहीं रहता, जहां पर सिर्फ मुसलमान रहते हैं। तो इन देशों में ये जाकर सिटीजनशिप ले, इन देशों में ये जाकर असाइलम ले। भैया देखिए, हिंदुओं के पास और जो धार्मिक समुदाय हैं दुनिया के, उनके पास सिर्फ भारत है शरण लेने के लिए। तो फिर सवाल उठता है कि अगर आप मुसलमानों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो क्रिश्चियनों को क्यों इंक्लूड किया गया है? और देखिए सवाल देखिए जायज है, और देखिए कारण ये है कि क्रिश्चियनों के खिलाफ भी धार्मिक समुदायों की तरह बहुत बुरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में। और दूसरी बात, मेरे हिसाब से देखिए गवर्नमेंट ने ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक स्टेप लिया है, गवर्नमेंट ने बहुत ही रणनीतिक स्टेप लिया है, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये बिल में सिर्फ धार्मिक समुदायों को इंक्लूड करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में पास करने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर ये बिल में धार्मिक समुदायों के साथ साथ क्रिश्चियनों को और पारसीज को भी इंक्लूड करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में पास होने में आसानी होगी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या अहमदियों को और शियाओं को भी इस बिल में इंक्लूड करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और फिर कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल तो भैया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये आर्टिकल 14 के खिलाफ जाता है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है, देखिए ये जो निंदा है, ये निंदा सही होती अगर ये बिल बनाया होता भारत के सिटीजन्स के लिए, लेकिन ये बिल भारत के सिटीजन्स के लिए नहीं बनाया गया है। ये बिल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उन सिटीजन्स के लिए बनाया गया है जो भारत में शरण लेना चाहते हैं, क्योंकि इन देशों में इनके खिलाफ बहुत भेदभाव किया जा रहा है। और उसके ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के केस में कहा है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो गलत नहीं है, कि कभी कभी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किया जा सकता है लेकिन नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे समुदाय हैं भारत में जिनके साथ ऐतिहासिक तरीके से
सोसाइटी में भेदभाव किया गया है, तो उन समुदायों के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना गलत नहीं है। तो जैसे कि भारत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है नौकरियों में और एजुकेशन में, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है। और उसी तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो धार्मिक समुदाय हैं और पारसी हैं और क्रिश्चियन है, क्योंकि इनको इन देशों में इतना प्रताड़ित किया गया है, क्योंकि इनको इन देशों में इतना डिस्क्रिमिनेशन किया गया है इनके साथ, इसलिए इनको भारत में जो सिटीजनशिप लेने की अनुमति दी गई है वो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की तरफ से देखा जा रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जाता। और आखिरी सवाल हमारा आता है बरखा दत्त मैडम से। बरखा दत्त मैडम कहती हैं, आज का गांधी कौन बनेगा जो भूख हड़ताल करेगा इस बिल के खिलाफ? कौन? अरे माता जी, आप कर लो यार, आपको किसने रोका है? जाओ, जंतर मंतर बुक करो, बैठ जाओ और शुरू हो जाओ। और देखिए, आखिरी चीज मैं फिर से कहूंगा कि दुनिया के धार्मिक समुदायों के लिए सिर्फ एक घर है दुनिया में, और वो है भारत। नहीं, अब तो कैलासा भी है। देखिए सीरियसली, लेकिन इनका सिर्फ एक घर है दुनिया में और ये है भारत। और इसलिए भारत देश का ये धर्म है कि जहां जहां भी इन धार्मिक समुदायों को तंग किया जा रहा है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इनकी रक्षा करे भारत। भारत देखिए इन सभी धार्मिक समुदायों की माँ है, और भले ही किसी माँ के बच्चे पूरी दुनिया में फैल जाएं, लेकिन जब इन बच्चों के ऊपर कोई आंच आती है, जब इन बच्चों के ऊपर कोई संकट आता है, तब माँ क्या करती है? माँ कहती है, बेटा घर आओ, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। क्योंकि दुनिया भर की माएं यही करती है, वो अपने बच्चों की रक्षा करती है। और भारत माता भी यही कर रही है, अपने बच्चों की रक्षा करने की कोशिश कर रही है इस बिल के द्वारा। और इसलिए मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को सपोर्ट करता हूं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी सिटीजनशिप बिल को सपोर्ट करते हैं? आपको किस सिटीजनशिप बिल से कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम्स हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे। और अगर आपको लगता है कि इस एपिसोड को देखकर लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और ठीक से समझ में आएगा, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पे जरूर क्लिक करें, शो के एक पेट्रन बने। इससे आपको बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे, इससे आप मुझे सपोर्ट कर पाएंगे, इससे आप शो का जो व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड सर्वर है उसको भी ज्वाइन कर पाएंगे, और नया जो श्याम शर्मा शो का मग आया है वो भी आपको मिलेगा। अगर आप एक देव या शक्ति पेट्रन है तो पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट करें। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और अभी तक आपने श्याम शर्मा शो को सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया तो क्या कर रहे हैं? नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, शो के सब्सक्राइबर बनिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, यहाँ हमारे और भी वीडियोस है, जरा उनको भी देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और फिर मिलेंगे।